Hello students, let's see this chapter and the chapter name is biological classification. चलिए start करते हैं. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. तो जब सभ्यता की समझ हुई उस टाइम काफ़ी अटैम्प्ट्स किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए. इट वॉज डन इंस्टिक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर ऑन यूज़. बट ये जो भी क्राइटेरिया था ये साइंटिफिक तो बिल्कुल नहीं था. ये कैसे था? ये अपनी खुद की नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया गया था कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनसे फूड प्रोवाइड होता है, ठीक है, और ये वाले ऑर्गेनिज्म से शेल्टर मिलता है और इन ऑर्गेनिज्म से क्लोथ्स मिलते हैं. तो इस तरह से क्लासीफाई किया गया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी नीड के अकॉर्डिंग. और ये क्लासिफिकेशन कैसा था? साइंटिफिक नहीं था. इसके बाद एरिस्टोटल वॉज अर्लीस्ट टू अटैम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया वो साइंटिफिक बेसिस पर दिया. ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. उन्होंने क्या किया? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड्स एंड दोज दैट डिड नॉट. इसके अलावा उन्होंने क्या किया? एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें उन्होंने एक ग्रुप में उन ऑर्गेनिज्म मतलब उन एनिमल्स को रखा जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थे और दूसरे ग्रुप में उन एनिमल्स को रखा जिनके पास रेड ब्लड्स नहीं थे. इसके अलावा कैरोलस लीनियस टाइम ए 2 किंगडम system of classification with plantae and animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. इसके अलावा लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासीफाई कर दिया. वाई इट इज़ फेल्ड, ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया ये क्यों फेल रहा? इसके क्या ड्रॉबैक रहे? ये जो सिस्टम था डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. तो बेटा ये जो क्लासिफिकेशन था ये क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स से और मल्टीसेलुलर को यूनिसेलुलर से. इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक को हेट्रोट्रॉफिक से. तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये कैसा था? ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था इनके बीच. चलिए आगे देखते हैं. इसके अलावा हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी. ये जो क्लासिफिकेशन था ये इजी तो था समझना, ठीक है, लेकिन लार्ज नंबर में जो ऑर्गेनिज्म थे उनको इन दोनों ही किंगडम में नहीं रख पा रहे थे. ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे ना तो वो प्लांट्स में फ़िट हो रहे थे ना ही वो एनिमल्स में फ़िट हो रहे थे. हैज़ द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट. कहने का ये मतलब है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम लंबे टाइम तक तो चला पर ये सफिशिएंट नहीं था, ये अपर्याप्त था. आगे देखते हैं.
कि सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेस पर ही नहीं बल्कि इसके अलावा और कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होने की ज़रूरत थी, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल का नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट्स, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। तो सिर्फ बाहर से मॉर्फोलॉजी देखकर ही क्लासिफिकेशन नहीं किया जाना था, बल्कि क्या ज़रूरत थी, इसके अलावा सेल का स्ट्रक्चर भी पता हो कि किस तरह से है, यूनिसेलुलर सेल है, मल्टी सेलुलर सेल है, या सेल वॉल कैसा है, काइटिन की बनी है, सेलुलोज की बनी है, या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोट्रॉफिक है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस से रिलेट करता है, तो ये किस बेस पे होगा, जेनेटिक सिमिलरिटीज़ देखी जाती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स में। तो इन सभी की ज़रूरत थी, इन सभी कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत थी, ना सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब सिर्फ बाहर से ही मॉर्फोलॉजी देखने के अलावा ये सारे कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होने थे। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये देखा गया कि सेवरल चेंजेस आते गए टाइम के साथ। दो प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। जो प्लांट और एनिमल किंगडम्स थे वो सभी सिस्टम्स में देखने को मिले, वो कॉमन थे, कांस्टेंट रहे, वो इनमें कोई चेंजेस नहीं आए, सभी में इंक्लूडेड थे, सभी सिस्टम्स में। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती गई, ग्रुप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती गई, वैसे वैसे जो किंगडम्स थे उनमें चेंजेस आने शुरू हो गए। नंबर और नेचर जो था अदर किंगडम्स का, वो भी प्रॉपरली क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू डिफरेंट जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई टाइम के साथ, उस तरह से किंगडम्स जो थे वो चेंज होते गए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा R.H. विटेकर के थ्रू दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, लेकिन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें प्रोटिस्टा को ऐड किया गया, और ये दिया था किसने, ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। इसके अलावा ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके अलावा फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कॉपलैंड ने, ठीक है। फिर इसके बाद R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। और ये आपने देखा कि बाकी की क्लासिफिकेशन जो हैं उनमें मतलब किस तरह का, क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, द रेशनल फॉर चेंज क्यों किया गया। तो चलिए देखते हैं। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरह से, मतलब उसमें बाकियों में क्या इश्यूज़ रहे जो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसको कंसिडर किया गया। तो बाकी के सिस्टम्स में क्या इशू था, चलिए देख लेते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स,
और इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स। तो इन सभी को बेटा प्लांट के अंदर इंक्लूड किया गया था। ठीक है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, क्या देखा गया कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को किसके साथ रख दिया गया? इन सभी यूकैरियोट्स के साथ रख दिया गया था। ठीक है। तो ये क्या है? इसके ड्रॉबैक थे। बाकी जो ये किंगडम्स थे जो कि एक्सेप्ट नहीं किए गए, इनके ये ड्रॉबैक्स देखने को मिले। इसके अलावा यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर, it also grouped together the unicellular organism and multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. Chlamydomonas आपको पता है यूनिसेलुलर है, Spirogyra मल्टीसेलुलर है। इन सभी को एल्गी के अंदर रख दिया गया था। इसके अलावा ऑटोट्रॉफ्स वर्सेस हेटरोट्रॉफ्स, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक ग्रुप fungi and autotrophic green plants, though they also showed a characteristic differences in their walls compositions. The fungi had chitin in their walls while green plants had cellulosic cell wall. तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक को एक साथ रख दिया गया था सेल वॉल होने के बेसिस पर, लेकिन फिर देखा गया कि सेल वॉल तो है दोनों के पास, बट सेल वॉल भी दोनों के पास डिफरेंट है। फंजाई के पास जो सेल वॉल है उसके पास काइटिन है, और प्लांट की सेल वॉल के पास, मतलब फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। R.H. विटेकर प्रपोज ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड, कौन कौन से किंगडम थे? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये किंगडम्स दिए गए थे। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो किस बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया था? क्लासिफिकेशन दिया गया था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आगे एक टेबल दी गई है जिनमें इन जो 5 किंगडम हैं उसमें जो 5 किंगडम हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। अभी अब देखेंगे आगे। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्राइटेरिया दिया गया था, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया था, जिसमें हमने देखा कि सेल का स्ट्रक्चर इंक्लूडेड था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब ना सिर्फ बाहर से मॉर्फोलॉजी देखी गई बल्कि जेनेटिक लेवल पर चेक किया गया कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। तो ये तो विटेकर, जो R.H. विटेकर थे, उन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद कार्ल वूस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया, और 3 डोमेन सिस्टम में इन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। 3 डोमेन कौन कौन से दिए? एक यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया और तीसरा था यूकैरिया। यूकैरिया में आते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये 3 डोमेन्स दिए थे कार्ल वूस ने, और उन्होंने क्या किया, ये जो यू बैक्टीरिया और आर्किया क्या है,
उन्होंने मोनेरा को ही 2 और किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 4 तो ऑलरेडी थे और मोनेरा नाम हटा के उन्होंने क्या किया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया रख दिया। तो अभी कितने किंगडम हो गए, 6 किंगडम हो गए। ठीक है, तो उन्होंने 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कार्ल वूस ने, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाय ए 6 क्लासिफिकेशन। और तुम्हें ये कब पढ़ना है, ये पढ़ना है हायर क्लासेस में। हमें यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर फोकस करना है, उसी को डिटेल में पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो मोनेरा है इसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया इन सभी में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर मैं सिंपल डिफरेंस बताऊं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा नहीं होता, वेल डिफाइन नहीं होता, जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में कैसा होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हम ये भी कह सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, कहाँ पर, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये है आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सेल टाइप देख लिया हमने, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में यूकैरियोट्स आते हैं। सेल वॉल देख लेते हैं। मोनेरा की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की बनी होती है, जबकि प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलियन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. तो बेटा आप देखते हो कि फंजाई के जो भी कैरेक्टरिस्टिक थे उनको कंसीडर किया गया था और फंजाई को फिर अलग सेपरेट किंगडम दे दिया, किंगडम फंजाई, और सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में रखा गया, किंगडम मोनेरा में। इसके अलावा सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अलग किंगडम में रखा गया, किसमें, प्रोटिस्टा में। चलिए आगे देखते हैं। बाकी के कैरेक्टर्स देखते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप देखते हो कि मोनेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ये सेलुलर होती हैं। जो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं वो यूनिसेलुलर आपको देखने को मिलते हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। फंजाई मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू इसमें होते हैं। आप देखते हो ये यहाँ पर फंजाई मल्टी सेलुलर भी है और यूनिसेलुलर का एग्जांपल यीस्ट है। प्लांटी में टिश्यूज़ ऑर्गन्स होते हैं। एनिमेलिया टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से बना होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो मोनेरा में हमें ऑटोट्रॉफिक
बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जिससे साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। मतलब ऑटोट्रॉफिक तो वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और कीमोसिंथेटिक होते हैं जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं बनाते, मतलब केमिकल से बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, जिसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक आते हैं। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक आते हैं। प्लांटी आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमेलिया में हेटरोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक सैप्रोफाइट्स देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि पहले किस टाइप से ये क्लासिफिकेशन था। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विथ इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को रखा गया है, जिसको पहले एल्गी में रखा गया था प्लांट्स के साथ सेल वॉल की वजह से, और पैरामीशियम और अमीवा को रखा गया। पैरामीशियम और अमीवा को कहाँ रखा गया था पहले? एनिमल किंगडम में, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी। और अभी आपको पता है पैरामीशियम और अभी अमीवा किस में रखे गए हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria for classification changed. तो फिर उसके बाद आपने देखा कि डिफरेंट क्लास किंगडम्स में रखे गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लासिफिकेशन चेंज होता गया। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, और इस तरह का चेंज तो फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन सभी को लेकर। ओवर द टाइम ऑन अटेम्प्ट्स हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflects not only the morphological, physiological, reproductive similarities but is also phylogenetic, is based on evolutionary relationship। तो कहने का ये मतलब है कि टाइम के साथ जो भी अटैम्प्ट्स देखने को हमें मिले थे वो ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव थे, बल्कि क्या ऐड किया गया उसमें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किए गए थे। इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करनी है किसकी कैरेक्टरिस्टिक की? किंगडम मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, फंजाई की, जो कि विटेकर ने दिया गया था, विटेकर के थ्रू दिया गया था ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, ये कॉमनली इसमें आते हैं प्लांट्स, किंगडम प्लांटी में प्लांट्स, और किंगडम एनिमेलिया में आते हैं आपके एनिमल्स, ठीक है। और इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? इसको हम अलग से चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। तो आता है आपका फिर किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो अकेले मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के। ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया आपको हर जगह देखने को मिलेगा, बल्कि आप हैंडफुल ऑफ सॉइल लेते हैं तो आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। जब आप एक हाथ में मिट्टी लेते हो ना, पूरा हाथ भर के मिट्टी लेते हो, तो आप देखते हो कि 100 ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको पता लगेगा। इसके अलावा आप देखते हो कि ये तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। जहाँ बहुत ही कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर सकती हैं वहाँ ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। आप देखोगे आर्की बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा
काफ़ी ऑर्गेनिज़म जो ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो अदर ऑर्गेनिज़म के ऊपर एज ए पैरासाइट के फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। बैक्टीरिया को ग्रुप किया गया है किस कैटेगरीज़ में, 4 कैटेगरीज़ में। किस बेस पर, इनकी शेप के बेस पर। जैसे स्फेरिकल, ये इस तरह से स्फेरिकल है, इसको हम कहते हैं कोकस। ये इस तरह से जो होते हैं रोड शेप्ड, इनको हम कहते हैं बैसिलस। जो इस तरह से होते हैं कॉमा शेप्ड, इनको हम कहते हैं विब्रियम। और जो इस तरह से होते हैं स्पाइरल शेप्ड, इनको हम कहते हैं स्पाइरिलम। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखोगे कि जो बैक्टीरिया हैं इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखते हैं कि वैसे तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अगर आप कंपेयर करते हो अदर ऑर्गेनिज्म से। तो जो बैक्टीरिया हैं, जो आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। देखने को आपको डिफरेंसेस मिलेंगे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में। कुछ बैक्टीरिया आपको ऑटोट्रॉफिक मिलेंगे जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, कुछ आपको कीमोसिंथेटिक मिलेंगे, कुछ हेटरोट्रॉफिक मिलेंगे। तो दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। हेटरोट्रॉफिक क्या हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर डेड मतलब गले सड़े फूड के ऊपर फीड करते हैं। इसके अलावा आपके आर्की बैक्टीरिया आते हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं हार्श हैबिटेट्स में, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया है वहाँ पर रहने वाले बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहा जाता है। हॉट स्प्रिंग्स जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ज़मीन के नीचे, वहाँ रहने वाले बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है। मार्शी एरिया जो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, दलदला, कीचड़ ज़्यादा होती है वहाँ, इस टाइप के इस एरिया को मार्शी एरिया कहते हैं। यहाँ पर मेथेनोजेंस आपको देखने को मिलते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफ़र करते हैं अदर बैक्टीरिया से क्योंकि इनके पास जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होती है, इसी वजह से ये हार्श एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आते हैं मेथेनोजेंस। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल की गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रूमिनेंट्स एनिमल जैसे काऊ और बफेलो, रूमिनेंट्स मतलब जो जुंगाली करते हैं, उन एनिमल्स की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जो ये मेथेनोजेंस होते हैं ये हमने देख लिए कि रूमिनेंट्स एनिमल की गट में प्रेजेंट होते हैं और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बायोगैस मेथेन गैस प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, जो वो भी कहाँ से, जो इन एनिमल्स का डंग होता है, जो गोबर होता है, वहाँ पर ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करवाते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी देखने को मिलेंगे और कुछ यू बैक्टीरिया आपको हाइड्रोट्रॉफिक भी देखने को मिलेंगे। चलिए पहले ही यू बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप देखोगे कि डिफरेंट यू बैक्टीरिया होते हैं, 1000 में आपको ये नंबर ऑफ़ जो इनके दिखेंगे वो 1000 में आपको देखने को मिलेंगे। इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंस होता है। इसके अलावा मोटाइल होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या करती है, इनके पास क्लोरोफिल होता है, प्लांट के जैसे होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनियल फिलामेंटस मतलब एक सिंगल सेल है, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फ्रेश वाटर, मेरीन, टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। तो इनकी जो आप देखते हो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इनकी जो
कॉलोनी होती है वो कैसी होती है, इनकी कॉलोनी के सराउंडिंग हमें जिलेटिनस शीट देखने को मिलती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। तो आप देखोगे कि पानी के अंदर जो पॉल्यूटेड वाटर है वहाँ पे इस तरह से ये पूरा स्प्रेड फॉर्म में रहते हैं, जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। कुछ इनमें से क्या करते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इनके पास हेट्रोसिस्ट सेल होती है और ये सेल क्या करती है, इस सेल की प्रेजेंस की वजह से ही ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल नोस्टॉक और एनाबिना। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये आगे देखते हैं, हमारे आगे हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ये जो बैक्टीरिया हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स and ammonia and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, इन सभी को यूज़ करते हैं अपनी ATP प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, रिलीज़ हो एनर्जी किसके लिए, फॉर देयर ATP प्रोडक्शन। इसके अलावा इनका ग्रेट रोल है रिसाइकलिंग करने में न्यूट्रिएंट्स को, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया क्या है, देख लेते हैं इनको। तो हम ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया देख चुके हैं, ये है हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा में देखना है। हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये क्या है, ये डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर। ये मेजॉरिटी फॉर्म में आपको डिकम्पोजर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जैसे ये हेल्पफुल भी होते हैं, कर्ड बनाते हैं मिल्क से। इसके अलावा एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करवाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं लेग्यूम्स, रूट्स में। और कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं। और इसके अलावा क्रॉप्स, ह्यूमन बीइंग्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स, इन सभी को डैमेज करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं। जैसे डिसीज़ का नाम है कोलेरा, टाइफॉइड, टेटेनस, सिट्रस कैंकर। ये सभी डिसीज़ हैं जो डिफरेंट बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन के थ्रू मेनली बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उस टाइम हम देखते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ये स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। ये इस तरह से यहाँ से DNA का ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम कंजुगेशन। इसके अलावा नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। इसमें कोई सेल वॉल नहीं है और ये स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा कम्प्लीटली इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, लैक होती है सेल वॉल। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सरवाइव कर सकती है बिना ऑक्सीजन के। और ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक भी होते हैं, एनिमल्स और प्लांट में डिसीज़ कॉज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम देखते हैं
कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म है ये। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा के अंडर इनको रखा जाता है। ये जो किंगडम है ये नॉट वेल डिफाइंड है, मतलब कुछ तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन कहते हैं, कुछ अनदर जैसे इसको एनिमल्स से रिलेट करते हैं। तो जो ये मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के, ये पहले एक्वेटिक थे और इनको क्या कहा जाता है, लिंक कहा जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का। आप देखते हो कि इसके अंदर कुछ मेंबर्स हम पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा के अंडर ही आते हैं। बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं और इन कुछ के अंदर आपको फ्लैजिला और सीलिया भी देखने को मिलते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जाइगोट का भी फॉर्मेशन इनमें देखने को मिलता है। चलिए क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। इस ग्रुप के अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्माइट्स आते हैं। ये फ्रेश वाटर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा मेरीन में भी देखने को मिलते हैं। इनके पास क्या होता है, ये जो डायटम्स हैं इनकी सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है, जैसे इस तरह से जैसे सॉप बॉक्स होता है, सिलिका की बनी होती है और इंडेस्ट्रक्टेबल होती है सेल वॉल। इंडेस्ट्रक्टेबल का मतलब है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम देखते हैं जो डायटम्स लार्ज अमाउंट में जो उनकी सेल वॉल रह जाती है, कुछ डायटम्स की जब डेथ हो जाती है तो ये एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं जहाँ पर ये रहते हैं, और ये एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज़ रिफर्ड टू एज डाइटेमेशियस अर्थ। और वहाँ पर डाइटेमेशियस अर्थ बन जाती है जो ग्रिटी होती है। ग्रिटी दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग में, इनका फिर यूज़ करते हैं डाइटेमेशियस अर्थ का पॉलिशिंग में, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में। और ये जो डायटम्स है ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में, ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा है क्राइसोफाइट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट इसका मेंबर है डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स जो है मेरीन ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके पास जिस तरह का पिगमेंट है इनकी सेल्स में, वैसे ही इनके पास कलर आता है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये सभी कलर इनमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इनकी सेल वॉल है वो सेलुलोजिक प्लेट होती है, और मतलब पहले हमने देखा था उनके पास सिलिका थी, सेल वॉल में इनके पास सेलुलोज है और 2 फ्लैजिला हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन सेल प्लेट्स। ये सेल प्लेट्स आपको देखने को मिल रही हैं। ये जो फरो है, एक फ्लैजिला यहाँ से निकलता है और एक जो ट्रांसवर्सली होता है ये लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से होता है। डाइनोफ्लेजिलेट्स के एग्जाम्पल हैं गोनियोलेक्स। ये गोनियोलेक्स जो हैं ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम देखते हैं कि ये रेड टाइट्स बहुत ज़्यादा एक साथ कलेक्टेड होते हैं, रेड कलर के ये होते हैं और ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। इस टॉक्सिन की वजह से जो मेरीन एनिमल्स होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस वगैरह, इनकी डेथ हो जाती है इस टॉक्सिन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर के अलावा ये स्टैगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में भी होते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती बल्कि एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम पैलिसल कहते हैं। इसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जब सनलाइट होती है और सनलाइट की कमी होती है तो ये बिहेव करते हैं हेटरोट्रॉफ के जैसे, बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं इन दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल यूग्लिना, तो इनका एग्जाम्पल है यूग्लिना। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं? स्लाइम मोल्ड्स हम देखते हैं, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। जैसे जैसे ये इनकी जो बॉडी है मूव करती है, किसके साथ? जो सड़ी हुई टहनियाँ और लीफ होती हैं उनको ये इनगल्फ करते हैं। सूटेबल कंडीशन में एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं और ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं बहुत दूर तक, सेवरल फीट तक। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। इस फ्रूटिंग बॉडी जो है ये इसके अंदर क्या होते हैं? बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। जो स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में ये सरवाइव कर लेते हैं काफ़ी साल तक, कितनी भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना हो। और फिर ये जो स्पोर्स होते हैं डिस्पर्स्ड होते हैं एयर के थ्रू। नेक्स्ट हैं आपके प्रोटोजोन्स। ये सारे प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ये एज ए प्रेडेटर और पैरासाइट के जैसे रहते हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि पहले एनिमल के रिलेटिव रहे हैं। इनके 4 ग्रुप्स होते हैं। अमीबॉइड, अमीबॉइड के अंदर अमीबा आता है जो कि अपने फॉल्स फीट की हेल्प से फूड कंज्यूम करता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल इसका अंट अमीबा भी है जो एज ए पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। ह्यूमन की गट में भी ये इन्फेक्शन करते हैं, जो एंट अमीबा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये फ्री लिविंग भी रहते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं। फ्लैजिला इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये कॉज करते हैं कौन सी डिसीज़? स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल इनका ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन। एग्जाम्पल है इनका पैरामीशियम। इनकी बॉडी सरफेस जो है ये यहाँ हमें 1000 ऑफ सीलिया देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक ये होते हैं। और इनका जो ये माउथ है गुलेट, इसकी हेल्प से ही जो आसपास फूड होता है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं। नेक्स्ट हैं आपके स्पोरोजोन्स। इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस क्या है? प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन पॉपुलेशन में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किंगडम है किंगडम फंजाई। चलिए इसको देखते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम फंजाई एक यूनिक किंगडम है जिसमें हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। ये शो करते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। आपको डिफरेंट मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगी डिफरेंट फंजाई में, और डिफरेंट आवास में ये रहते हैं, मतलब इनका जो हैबिटेट है वो भी अलग होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फंजाई है वो मॉइस्ट ब्रेड पर देखने को मिलेगी और रोटेन फ्रूट्स, मतलब जो ब्रेड के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है वहाँ पर फंजाई ग्रो कर जाती है। इसके अलावा जो सड़े हुए फ्रूट्स हैं वहाँ भी फंजाई ग्रो करती हैं। कॉमन फंजाई है मशरूम, जिसे एगेरिकस कहते हैं, इसको फूड के फॉर्म में खाया जाता है। इसके अलावा वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं मस्टर्ड की लीव्स पर, ये पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई होती हैं जैसे यीस्ट, इनसे ब्रेड और बियर बनाई जाती है। कुछ अदर फंजाई हैं जो कि डिसीज़ कॉज करती हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। वीट में रस्ट कॉज करती है पक्सीनिया फंजाई। इसके अलावा आप देखते हो कि कुछ फंगस एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं जैसे पेनिसिलियम, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये कॉस्मोपॉलिटन सब जगह, जो फंजाई है वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब वो सब जगह देखने को मिलती है आपको, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, एनिमल्स या प्लांट्स, सभी जगह पर जो फंजाई होती है वो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर ज़्यादा प्रेफर करती है ग्रो करना। इसके अलावा आप देखते हो कि
जो हमारा फूड होता है, आप ये सोचते होगे कि क्यों हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो हम इस वजह से फूड, क्या आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हो, या आप ऐसा सोचते होगे कि ऐसा क्यों है कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। हम फूड को रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं क्योंकि हम उसको सड़ने से बचा सकें बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं with the exception of yeast which are unicellular fungi. Fungi are filamentous. Their body consists of long slender thread-like structure called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium. तो सिर्फ यीस्ट को छोड़कर आप देखोगे ज़्यादातर फंजाई कैसे होती हैं, फिलामेंटस होती हैं। ये इस तरह से जो ये नेटवर्क आपको दिख रहा है इसे हम हाइपी कहते हैं, और ये जो हाइपी है इसी को माइसीलियम कहा जाता है, हाइपी के इस नेटवर्क को। इसके अलावा आप देखते हो सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियट साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक इन सिनोसिटिक हाइपी। ये है आपका सिनोसिटिक हाइपी, जिसमें आप देखते हो कंटिन्यूस ट्यूब है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। यहाँ कोई सेप्टा नहीं दिख रहा आपको, बीच में कोई भी सेप्टा नहीं है। लेकिन अगर आप इधर देखो दूसरी साइड, सेप्टेट हाइपी, यहाँ पर आपको सेप्टा देखने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं सेप्टेट हाइपी। जो न्यूक्लियस के बीच में इस तरह से सेप्टा है, इसे सेप्टेट हाइपी कहते हैं, इन्हें सिनोसिटिक कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म में सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएटेड ये कंडीशन रहती है, यहाँ कोई बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं जो फंगस होते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हैंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो आप देखोगे जो फंजाई है वो सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ फंजाई पैरासाइट्स फॉर्म में होती है, ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल पर फूड के लिए। इसके अलावा आप देखते हो कुछ फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों को ही बेनिफिट होता है। इसमें एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं। एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है और फंजाई इसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा माइकोराइजा आप देखोगे हायर प्लांट्स की रूट्स में फंगस होती हैं जो कि उसको अदर इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया या डिसीज़ से प्रोटेक्ट करती है। जो फंजाई है किसको प्रोटेक्ट कर रही है? प्लांट को, और प्लांट से फूड लेती हैं फंजाई। आप देखते हो रिप्रोडक्शन मोड। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव फॉर्म में देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का क्या मतलब है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, मतलब कोई भी पार्ट टूट कर न्यू पार्ट फॉर्म कर देता है। फिजन का मतलब है एक हाइफी से या एक माइसीलियम से दो हाइफी का फॉर्मेशन। बडिंग मतलब कोई भी एक बर्ड से ही न्यू कंप्लीट फंजाई का फॉर्मेशन होना। ये आपको देखने को मिलता है यीस्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू, जो कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू देखा जाता है? स्पोर्स। और वो स्पोर्स क्या कहलाते हैं? कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स, इन सभी की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू? oospores, ascospores, basidiospores। ठीक है बेटा, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इसको फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। ये जो स्पोर्स हैं ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं कंप्लीट इसकी साइकिल।
आप देखते हो कि किस तरह से पहले प्रोटोप्लास्ट जो हैं या तो मोटाइल गैमेट्स हो सकते हैं या नॉन मोटाइल। मोटाइल का क्या मतलब है? मोटाइल का मतलब है या तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, मोटाइल मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होना। नॉन मोटाइल मतलब, नॉन मोटाइल का मतलब होता है यहाँ पर कोई फ्लैजिला नहीं होता। ठीक है, तो आप देखते हो कि प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूज़न होता है, मतलब जो दो गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है, या तो दो गैमेट मोटाइल हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल होते हैं, इसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी, क्योंकि गैमेट का जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ होता है। इसके बाद आप इससे कहते हो प्लाज्मोगैमी। इसके बाद फ्यूज़न होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के फ्यूज़न को कहा जाता है कैरियोगैमी। उसके बाद आप देखते हो कि जो जाइगोट है, जाइगोट जो बना, उस जाइगोट में मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरह से ही सेक्सुअल साइकिल इनकी चलती है। आगे देखते हैं, डाइकैरियोन फेज़ क्या है? डाइकैरियोन फेज़ मतलब अगर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं तो इसी स्टेज को कहते हैं हम डाइकैरियोन स्टेज। चलिए एक बार देख लेते हैं। when a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cell immediately result in diploid cells. तो ये सिंपल बताया जा रहा है पहले कि कैसे हैप्लॉइड सेल के फ्यूज़न से डिप्लॉइड सेल बनती है। हालांकि इन अदर फंजाई, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़, इसमें आप देखते हो डाइकैरियोटिक स्टेज, जो हम डाइकैरियोन स्टेज की बात कर रहे हैं वो होती है एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़, जिसमें आप देखते हो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को डाइकैरियोन कहते हैं। इस फेज़ को डाइकैरियोफेज़ कहते हैं फंगस की, जिसमें आप देखोगे कि पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं और डिप्लॉइड बनते हैं। ये जो फंजाई है अब ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाती है, इन विच रिडक्शन डिवीज़न अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं इन्हीं से क्या बने गए? हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक, सबसे पहले सेक्सुअल साइकिल डायग्राम में हमने देखा प्लाज्मोगैमी होगी, गैमेट के फ्यूज़न जब होगा तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ होगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज़ होंगे, फिर जो जाइगोट बनता है उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और आप देखोगे कुछ सेल जैसे एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ ऐसी हो सकती है कि उसमें टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, फिर उनका फ्यूज़न डाइकैरियो फेज़ कहा जाता है इस फेज़ को। फिर आप देखते हो कि किस तरह से आगे चल कर फ्रूटिंग बॉडीज़ बनेगी और उनसे फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए टाइप्स देख लेते हैं फंजाई के। फंजाई की क्लास हैं फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ की। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको एक्वेटिक हैबिटेट्स में। ये डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेटेड पैरासाइट ऑन प्लांट्स। तो आप देखते हो जो फाइकोमाइसिटीज़ हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं। ये जो सड़ी हुई लकड़ियाँ होती हैं, मॉइस्ट लकड़ियाँ होती हैं, और जो डैम्प प्लेस, छायादार प्लेस होता है, वहाँ पर ये प्लांट के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये प्लांट के बिना ग्रो नहीं कर सकती। इसके अलावा आप देखते हो इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है। अभी हमने बताया था एसेप्टेट सिनोसिटिक का मतलब है जिसमें कोई सेप्टा नहीं होना। एक ट्यूब के अंदर इस तरह से इस माइसीलियम के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस हाइपी के अंदर आप देख रहे हो सिर्फ न्यूक्लियस ही इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म होती है, बीच में कोई सेप्टा नहीं होते। इसके बाद आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हो किसके थ्रू होता है? ज़ूस्पोर्स जो मोटाइल होता है और ए प्लेनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है ज़ाइगोस्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स। ज़ाइगोस्पोर बनता है दो गैमेट्स के फ्यूज़न से। ये गैमेट्स सिमिलर होते हैं आइसोगैमस, जो आइसोगैमस सिमिलर होते हैं और डिसिमिलर होते हैं एनाइसोगैमस और ऊगैमस।
सम कंडीशन, सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, राइजोपस और इसके अलावा ब्रेड मोल्ड, मेंशन अर्लियर एंड एल्बुगो द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो आपने देखा कि जो फाइकोमाइसिटीज़ है ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहती हैं और ये मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में आपको देखने को मिलती है, मॉइस्ट वुड पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखते हो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स के ऊपर, बिना प्लांट के ये ज़िंदा नहीं रह सकती। इसके अलावा आपने देखा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसके एग्जांपल्स देखे, राइजोपस, एल्बुगो, ये सब इसके क्या हैं, एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है आपका एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ कॉमनली नॉन एज सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। सैक फंजाई इसको कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ मल्टी सेलुलर है। पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर यीस्ट जिसे हम सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। पेनिसिलियम के बारे में हमने देखा कि इससे एंटीबायोटिक मिलती है, यीस्ट ब्रेड और बियर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। तो आप देखते हो ये जो फंजाई हैं ये कैसी है, सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो होती हैं, डिकम्पोजर्स हैं जो, और इसके अलावा पैरासाइट के फॉर्म में भी रहती हैं और डंग के ऊपर भी ग्रो कर जाती हैं। इनका माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। यहाँ पर आपने देखा इसका ए सेप्टेट है, उसका कैसा है, सेप्टेट है, इस तरह से, ठीक है। Asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores। आप देखते हो कि किस तरह से एसेक्सुअल जो स्पोर्स हैं वो कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, ठीक है, स्पेशल माइसीलियम पर जिसे कहते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स पे आपने देखा कि किस तरह से कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। नेक्स्ट है कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। इसके अलावा सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं उनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनसली सैक लाइक एस्काई में, ठीक है, जिसको हम एस्कस कहते हैं सिंगुलर फॉर्म में। ये स्काई अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ पर ये क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ये एस्कस, इन एस्कस में इसको बोला जाता है एस्कोकार्प, ठीक है। इस एस्कोकार्प के अंदर ही एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है आपका एस्परजिलस, क्लैबीकैप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने क्या देखा कि ये सैक फंजाई भी कहलाती है, मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर में पेनिसिलियम है, रेयरली यूनिसेलुलर है जिसका एग्जाम्पल यीस्ट है। सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक फॉर्म में ये होती हैं, बल्कि कॉप्रोफिलस भी होती है जो डंग पे ग्रो करती हैं। इसके अलावा आपने देखा माइसीलियम सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियो स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है। एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कस के अंदर जो कि लगी होती हैं एस्कोकार्प में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स भी इनको कहा जाता है। कॉमन फंजाई है मशरूम, ये ग्रो करती हैं सॉइल में ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज ए पैरासाइट्स। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, और जो पैरासिटिक फंजाई है रस्ट और स्मट्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। सॉइल में भी ग्रो करती है, बल्कि लिविंग प्लांट्स में भी ये ग्रो करती है, ठीक है।
इसका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें फाउंड ही नहीं, इसमें मिलता ही नहीं है। इसमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strands or genotypes. The resultant structure is dikaryotic in the rose axis in moths, which ultimately gives rise to basidium. वैसे तो सेक्स ऑर्गन यहाँ एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी देखने को आपको मिलती है टू वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स के अंदर, जो कि डिफरेंट स्ट्रेंस, अलग अलग स्ट्रेंस, अलग अलग जीनोटाइप में ऐसा होता है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? डाइकैरियोटिक इन द रो एक्सेस एंड मोड्स। इसके अलावा आप देखते हो विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। Basidiospores are exogenously produced on the basidium. Basidium are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. तो आप देखोगे कि कैसे बेसिडियोकार्प के अंदर क्या होता है? बेसिडियम, और इन बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एगेरिकस और पक्सीनिया, इसके अलावा स्टिलागो। नेक्स्ट है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एब्सेंट होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा आप देखोगे इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज आपको देखने को मिलती है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में हमने देख लिया कि किस टाइप के फीचर्स हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो हमने क्या देखा ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में? द ड्यूटेरोमाइसिटीज़ रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नॉन एज कोनिडिया। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. ठीक है, तो इसमें सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, वो भी कोनिडिया के थ्रू। हमने देखा इसका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। मेंबर्स किसके हैं? ये सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स, इस टाइप के ये होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फंजाई जो हमारा किंगडम है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा किंगडम है प्लांटी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स। आप देखते हो वैसे तो सभी जो प्लांटी किंगडम के अंदर आते हैं यूकैरियोट्स, उनके पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन जिनके पास क्लोरोफिल है आपको पता है वो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और कुछ पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स। एग्जाम्पल है ब्लैडर वॉट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कटा इज ए पैरासाइट। The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and salvor mainly made of cellulose. तो ये आपको पता है क्लोरोप्लास्ट मिलता है प्लांट्स में, सेल्वोल सेलुलोज की बनी होती है। प्रॉपर इसको जो डिटेल में आप पढ़ोगे, विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ोगे और चैप्टर 3 में पढ़ोगे आप प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट के अंदर आप देखोगे कि कौन कौन सी जो डिवीज़न है, जो क्लासेस हैं वो प्रेजेंट हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ 2 distinct phases, diploid sporophytic and haploid gametophytic, that alternate with each other. The length of the haploid and diploid phases and whether these phases are free
लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो ये सब कुछ आपको देखना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि इसमें स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट ये दोनों देखने को मिलते हैं। प्रॉपर स्टडी हम कहाँ पर करेंगे? किंगडम प्लांटी की चैप्टर 3 में। चलिए किंगडम एनिमलिया देखते हैं। दिस किंगडम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है ये हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल नहीं इनके अंदर होती। ये प्लांट्स, फूड के लिए प्लांट्स एनिमल्स दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ए ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, ये फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, इसका मतलब है इंजेशन होता है फूड का। इसके अलावा दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो टू अडल्ट दैट हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म्स शो एलोबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर्स मैकेनिज्म। तो आप इसकी जो पूरे डीप में स्टडी करोगे वो करोगे चैप्टर 4 में, एनिमल किंगडम में। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आते हैं आपके वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेन्स। तो ये क्या होते हैं? चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर refers is no mention of lichens and some acellular organism like viruses, viroids and prions. These are briefly introduced here. कहने का मतलब ये है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ना तो लाइकेन के बारे में मेंशन है, ना ही एसेलुलर मतलब जिसमें सेल ही ना हो, जैसे वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स के बारे में मेंशन है। ठीक है, हम देखेंगे इनके बारे में पूरा डिटेल में। चलिए देखते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये 5 किंगडम जो आपका क्लासिफिकेशन उसकी एक्सेप्शंस हैं। वायरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। वायरॉइड्स इन 1971 टीओ डीनियर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। तो वायरॉइड जो है वो डीनियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया। वायरॉइड वायरस से भी स्मॉल होते हैं। ठीक है, वायरॉइड कैसे होते हैं? स्मॉलर दैन वायरस, वायरस से भी छोटे होते हैं। इनके पास सिर्फ आरएनए होता है, इनके पास ये सिर्फ आरएनए है, ना तो इनके पास कोई प्रोटीन है ना कुछ है, सिर्फ इस तरह से ये है, फ्री आरएनए है। ये कौन से डिसीज़ कॉज करता है? ये पोटैटो में डिसीज़ कॉज करता है। पोटैटो में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ आप देखते हो, नॉर्मल पोटैटो इस टाइप से रहता है, पोटैटो इस तरह से हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। वायरस में तो आप देखते हो कि प्रोटीन कोट होता है, इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, ये सिंपल फ्री आरएनए है बस। हैंस द नेम वायरॉइड, द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रायोन्स। प्रायोन्स के बारे में देखते हैं। प्रायोन्स को in modern medicine certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folding proteins. The agent was similar in size to virus. These agents were called prions. तो आप देखोगे कि इस प्रायोन्स की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होती हैं। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल है, प्रोटीन पार्टिकल है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, इसमें ना तो कोई जेनेटिक मटेरियल है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन पार्टिकल है। ब्रूशनर ने इसको डिस्कवर किया था, इसकी वजह से डिसीज़ देखी गई हैं। काऊ के अंदर डिसीज़ देखी गई है, मेड काऊ डिसीज़, और ह्यूमंस के अंदर डिसीज़ देखी गई है, क्रूज़फेल्ड जैकोब डिसीज़। ठीक है, तो ये कौन कौन से डिसीज़ करता है? द मोस्ट नोटेबल disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, commonly called
मेड काउ डिसीज़, इसी को मेड काउ डिसीज़ कहते हैं, जो कैटल में आपको देखने को मिलती है। और CJD क्रूज़फेल्ड जैकब डिसीज़, ये कहाँ मिलती है बेटा? ह्यूमंस में। नेक्स्ट है आपके लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं एल्गी और फंजाई के साथ। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं। और जो आपकी फंजाई है वो हेटरोट्रॉफिक होती है, जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक होती है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। मतलब कहने का ये है, एल्गी खाना बनाती है, फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, और फंजाई इसको शेल्टर प्रोवाइड करती है, साथ में कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके इसको प्रोवाइड करती है, किसको? एल्गी को। ठीक है, कुछ जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इन सबको एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करती है, जिससे कि एल्गी इजीली वाटर और इन सब की प्रेजेंस में क्या कर सके? इजीली फूड प्रिपेयर कर सके। So close is their association that if one saw in lichens in nature, one would never imagine that they had two different organism within them। तो आप देखते हो कैसे two different organism है और ये साथ में रहते हैं। lichens are very good pollution indicator, they do not grow in polluted area। अगर कहीं एयर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है, वहाँ लाइकेन प्रोड्यूस नहीं होती, ये वहीं ग्रो करती हैं जहाँ पर एयर एकदम क्लीन होती है। इसके अलावा आप देखोगे वायरस के बारे में, तो ये हमारा वायरस का एनाटॉमी जेनेटिक्स। टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? मोस्टली वायरस के पास, जो वायरस होते हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल एक ही हो सकता है, या तो RNA या DNA। कभी भी एक वायरस के अंदर दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते, या तो सिर्फ RNA होगा या सिर्फ DNA होगा। और आप देखोगे टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। ठीक है, ए वायरस इज़ ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस। आप देखते हो कि हम क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड इसमें RNA है, और प्रोटीन क्या है? जो इसका आपको कैप्सिड देखने को मिल रहा है, जो कैप्सोमेयर्स एक एक प्रोटीन के पार्टिकल से बना हुआ है, इसको कैप्सिड कहते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA। इन जनरली कहा जा रहा है कि जो वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास या तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA या DNA, दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जैसे आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है ये। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, इसको बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं। जो बैक्टीरियोफेज है इसके पास डबल स्टैंडर्ड DNA आपको देखने को मिलता है। जो प्रोटीन कोट है इसे कैप्सिड कहते हैं, ये भी मैंने बताया, ये कैप्सिड है और ये बना होता है स्मॉल सब यूनिट से, जिसे हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं, और प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। These capsomere arranged in helical or polyhedral geometric forms। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स देखने को मिलती है, कहीं पॉलीहेड्रल होती है ये जैसे ये है, और कहीं पर हेलिकल होती है जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में है। डिसीज़ वायरस कॉज डिसीज़ लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय ए वायरस। और ये आपने देखा कि जो वायरस के थ्रू होने वाली डिसीज़ है जो ह्यूमंस में होती हैं। प्लांट्स में आप देखोगे सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। आप देखोगे प्लांट के अंदर क्या सिम्टम्स शो होते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रुक जाती है, कर्ल होनी शुरू हो जाती हैं, लीफ रोल होनी शुरू हो जाती हैं, येलो होनी शुरू हो जाती हैं, वेन क्लियरिंग, और प्लांट छोटा रह जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। तो इस टाइप के ये सिम्टम्स आपको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं।
थैंक यू।